कौशल्या जी कमरे में बैठकर खाना खा रही थी और उनकी छोटी वाली बहू हॉल में बैठकर के फोन चला रही थी। कौशल्या जी ने अपनी बहू से कहा, बेटा ये रोटियां बहुत ठंडी है, क्या मेरे लिए 2 रोटियां गरम गरम सेक दोगी? ठंडी और कड़क रोटियां दांत से चबाई नहीं जाती है और पेट में भी गैस बनाती है। तो बहू गुस्से से लाल होते हुए बोली, जो रोटियां दी है वही खा लो चुपचाप से, मैं कोई तुम्हारे लिए गरम गरम रोटी सेकने वाली नहीं हूँ। और ठंडी रोटी पसंद नहीं आ रही है तो जा कर के खुद सेक लो, मेरे बस का नहीं है कि तुम्हें गरम गरम रोटियां बना करके खिलाओ। तो कौशल्या जी बोली, बहू इतना गुस्सा क्यों रही हो? मैं तो बस यही कह रही थी कि 2 रोटियां सेक देती तो अच्छा होता। बुढ़ापा है बेटा, ठंडी रोटी नहीं खाई जाती है, तुम इस बात को समझती नहीं हो। कौशल्या जी का इतना कहना था कि उनकी छोटी बहू अनीता गुस्से से भड़क जाती है और अपने पैर की चप्पल निकाल करके कौशल्या जी की तरफ से देती है। कौशल्या जी अपना सर एक तरफ कर लेती हैं, चप्पल साइड से निकल जाती है और वह बाल बाल बच जाती हैं, लेकिन ये हृदय विदारक घटना उनको अंदर तक हिला कर रख देती है। कौशल्या जी के हाथों से खाने का निवाला छूट जाता है और वही के वही दीवार से चिपक कर बैठी रह जाती हैं। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है। बहू की इस हरकत की वजह से वह बहुत डर गई थी। उस दिन वह पूरे दिन कमरे से भी नहीं निकली और शाम को अपने बिस्तर पर जाकर बिना कुछ खाए ही सो जाती हैं। उनकी आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे, यही सोच सोच कर कि उनकी बहू ने उनके साथ इतना गलत बर्ताव किया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अभी तो पति को गुजरे हुए 4 महीने भी नहीं हुए हैं। मैं तो अभी अपने पति के जाने के गम से उबर भी नहीं पाई थी और आज ही मेरी बहू ने मेरी इतनी बेइज्जती कर दी, मेरी तरफ चप्पल उठाकर फेंक दी और बार बार रोए जा रही थी। उनके मन में तूफानों की आंधी चल रही थी, ऐसा लग रहा था मानो अभी धरती फट जाए और वह उसी में ही समा जाए। उनको इतनी ज्यादा पीड़ा हो रही थी कि अगर इतनी पीड़ा किसी पहाड़ को भी हो जाती तो वह टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता। यही दिन देखना बाकी रह गया था। बेटा भी अपनी पत्नी के कहने पर चलता था। उसे जब इस हरकत के बारे में पता चला तो उसने भी अपनी पत्नी की इस हरकत पर कुछ नहीं कहा, उल्टा माँ को ही सुना दिया कि आपने ही कुछ कहा होगा। अपने पति को याद करके रोए जा रही थी और कह रही थी कि तुम मुझे छोड़कर के क्यों चले गए, अपने साथ ही ले जाते या फिर तुम्हारे बदले में ही चली जाती, कम से कम ये दिन तो देखना नसीब नहीं होता। कौशल्या जी सोचती है कि जब मैं इस घर में शादी करके आई थी तब क्या था, इस घर में बस एक छोटा सा मकान था, वह भी एक कमरे वाला, बाकी जगह पड़ी हुई थी कच्चे आंगन की और उसमें भी गाय भैंसे बंधी रहती थी। मेरा चार नंद देवर सास ससुर के साथ एक संयुक्त परिवार था। मेरी सास तो बहुत तेज तर्रार थी, एक पैर पर पूरा दिन खड़ा रखती थी, ये काम कर दो वह काम कर दो, पूरा दिन काम कराती थी, एक काम खत्म करो तो दूसरा बता देती थी। माँ जी के सामने तो कभी मेरी बोलने की हिम्मत ही नहीं होती थी। मुझे अपनी सासू माँ से बहुत डर लगता था, अगर कोई काम बिगड़ जाता था तो ऐसे लगता था कि अब क्या होगा, तो बहुत घबराहट होती थी। पूरे घर का काम अंदर से लेकर बाहर तक मैं ही करती थी। भैंसों को चारा डालना, पानी पिलाना, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, इतने सारे लोगों का खाना बनाना, बच्चों का पालन पोषण करना, सब कुछ अकेले करती थी। मेरे 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। इन सब की परवरिश मैंने बहुत अच्छे से की थी। सारा दिन काम करती थी, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती थी। मेरे पति धनंजय चौधरी भी गांव में दूध डेयरी का काम देखते थे। धीरे धीरे उनका काम अच्छे चलने लगा और थोड़े बहुत पैसे बचने लगे। घर का खर्चा, खाने पीने का खर्चा कौशल्या जी गाय भैंस के दूध बेचकर निकाल लेती थी और धनंजय चौधरी की आर्थिक स्थिति भी ठीक ठाक हो गई थी। धनंजय चौधरी गांव में उनका अच्छा रुतबा चलता था, सभी उनकी बहुत इज्जत करते थे। धीरे धीरे धनंजय चौधरी की जब आर्थिक स्थिति सही हुई तो उन्होंने गांव में 1-2 मकान और खरीद लिए, क्योंकि उनके 2 बेटे थे तो इस हिसाब से उन्होंने अपने घर भी बड़े बड़े बनवा लिए थे। धनंजय चौधरी ने बहुत मेहनत की और एक एक पैसा बचा करके 10 बीघा जमीन और एक अमरूद का बागान खरीद लिया था। घर में भी उनका बहुत रौब था और गांव में भी बहुत चलती थी, कोई उनके सामने कुछ नहीं बोल सकता था, जो चौधरी जी ने कह दिया वही होता था। ऊपर से सख्त स्वभाव के थे लेकिन अंदर से बहुत ही कोमल थे। धीरे धीरे करके उन्होंने अपने दोनों बेटे और बेटी की शादी कर दी। बेटी भी अपनी ससुराल में बहुत खुश थी, उसे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी और शादी के बाद दोनों बेटे की बहुएं भी उनका खूब कहा मानती थी और कौशल्या जी की अच्छे से देख रही थी।
लेकिन एक दिन अचानक से धनंजय चौधरी अपने अमरूद के बागान में टहल रहे थे, तो उधर उनको एक सांप ने काट लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनके जाते ही घर की रौनक ही चली गई। लेकिन चौधरी जी के जाते ही बच्चे मनमानी करने लगे, बहुएं घर में अपनी मर्जी चलाने लगी। अब वह कौशल्या जी का कहना नहीं मानती थी, और आज तो हद ही हो गई थी। जरा दो गरम रोटी सेकने के लिए क्या बोल दी कि बहू ने तो चप्पल उठा कर दे मारी। मैंने क्या नहीं किया इस घर को सजाने संवारने को बनाने में, और आज मेरे ही घर में मेरा इतना अपमान हो रहा है। ये दर्द और तकलीफ सहन नहीं हो रही है। मेरे हृदय में तो अंगार बहक रहे हैं, जिसे दुनिया की कोई भी नदी नहीं बुझा सकती है। पूरी रात कौशल्या जी रोती रही, रोते रोते उनकी आंखें सूज गई। शाम से सुबह, सुबह से शाम हो गई, पर एक भी बेटा बहू उनसे मिलने नहीं आया। ना ही उनसे बात की कि माँ जी आप कमरे से क्यों नहीं निकली, आपको क्या तकलीफ है। फिर वह थोड़ी देर में उठी, अपने आंसू साफ किए और अलमारी में से एक बार निकाला। उस बैग में अब उन्होंने अपनी 2-3 साड़ियाँ, अपनी जमीन, घर और बागान के कागजात रख लिए। घर में जो उनके पास पैसा और जेवर था वह भी रख लिया, और अपने बैग को लेकर के घर से निकल पड़ी। जब वह अपने बैग को लेकर जा रही थी तो एक भी बेटे या बहू ने उनसे ये पूछने की कोशिश नहीं की कि माँ जी आप कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो। कौशल्या जी घर से सामान लेकर तो निकल चुकी थी, परंतु उनके मन में बहुत सारे प्रश्न थे, क्योंकि इस तरह से जेवर, पैसे और जायदाद के कागज लेकर कभी घर से नहीं गई हैं। कभी मायके भी इस तरह से नहीं गई हैं। 1 या 2 दिन के लिए मायके जाती थी और लौट आती थी, क्योंकि ससुराल में इतनी जिम्मेदारियां थी, इसीलिए वह असमंजस में थी। किंतु जाना तो था ही। बहुत साहस करके उन्होंने मायके के घर के अंदर कदम रखा। सामने ही कुर्सी पर उनके बड़ा भाई बैठे हुए थे और चाय पी रहे थे। कौशल्या जी को देखा तो आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, अरे तुम इधर कैसे। कौशल्या जी मन में सोच रही थी, जब मायके जाऊंगी तो ये प्रश्न मेरे से जरूर पूछे जाएंगे कि ऐसे अचानक कैसे आ गई, बिना बताए कैसे आ गई। अरे कौशल्या तुम इधर कैसे, सब ठीक ठाक तो है, सब कुशल मंगल है, कोई समस्या तो नहीं है, घर पर बेटे बहू सब ठीक है। तभी उनकी भाभी अंदर से आती है और कौशल्या जी को देख करके खुश हो जाती हैं। अरे दीदी कितना अच्छा लग रहा है आपको देखकर। और भाभी अपनी बेटी से कहती हैं, बुआ के लिए चाय बना करके लाइए, आप अंदर आओ ना दीदी, बाहर ही क्यों खड़ी हो। तो कौशल्या जी ने अपना सामान एक तरफ रख दिया और उधर ही दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। कौशल्या जी की भतीजी ने उन्हें चाय बना करके पिलाई, फिर रात में खाना बनाया। मायके आने के बाद भी कौशल्या जी के चेहरे पर परेशानी साफ साफ झलक रही थी। कौशल्या जी के भाई ने फिर पूछा, क्या बात है कौशल्या, कोई बात है जो तुम्हें खाए जा बात है। मैंने तुम्हें कभी इस तरह से आते नहीं देखा है कि तुम बिना बताए अचानक से आ जाओ, और वह भी इतना बड़ा बैग लेकर। के सब कुशल मंगल तो है ना, कोई बात है तो आप मुझे बता सकती हो। नहीं भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें तो पता है कि चौधरी जी के जाने के बाद मैंने अपने आप को किस तरह से संभाला है। उनके रहते घर में रौनक थी, पर अब वह घर से चले गए हैं तो घर में उदासी होती है। इसीलिए सोचा कुछ दिनों के लिए मायके हो आ, इसीलिए मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आई हूँ। शांति से रहने के लिए थोड़ा मन भी लग जाएगा, मन हल्का भी हो जाएगा। दुखी मन से उन्होंने कहा, हाँ कौशल्या तूने बहुत अच्छा किया, ये तेरा ही तो घर है, तेरा मायका है, तुझे जितने दिन रहना है रह। तभी उनकी भाभी आ जाती है और सब कौशल्या जी के पसंद का खाना बनाया होता है। सब भोजन करते हैं, फिर वह अपना सामान लेकर के कमरे में चले जाते हैं। सामान रखकर के पलंग पर बैठ जाती हैं और कुछ देर सोती है, फिर लेट जाती है। नींद तो कोसों दूर थी, लेटकर गहरी सोच में डूब जाती है और बार बार कौशल्या जी को अपनी बहू का वही बर्ताव याद आ रहा था। उस दृश्य को याद करके ही वह सहर जाती थी, भूल कर भी उसको नहीं भूल पा रही थी, लेकिन किसी से उस बात को वह कह भी नहीं पा रही थी। इसी बात को लेकर कौशल्या जी अंदर ही अंदर घुटे जा रही थी। उनकी आंखों से बराबर आंसू निकले जा रहे थे। दूसरे दिन सुबह कौशल्या जी जागी तो उनकी भाभी ने नाश्ता बनाकर रख लिया था। सबने नाश्ता किया, लेकिन कौशल जी का मन कहाँ लगने वाला था। उनकी आंखें टकटकी लगाए दरवाजे की तरफ देख रही थी कि उनको उनके दोनों बेटे या बहू में से कोई उनको लेने आएगा। लेकिन सुबह से शाम हो गई, किसी बेटे बहू ने उनकी खबर नहीं ली। रात में यही सोचते सोचते उनकी आंख लग गई। दूसरे दिन सुबह जागकर उन्होंने देखा कि उनकी बेटी मिलने आ गई थी अपने बच्चों के साथ। कौशल्या जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई।
सारे बच्चे उनके गले लगे। बेटी के दोनों ही बच्चे अपनी नानी से बहुत प्यार करते थे और कब तक और कौशल्या जी के आगे पीछे घूमते रहते थे, उनकी हर बात सुनते थे। बच्चों के साथ मिलकर के कौशल्या जी अपना सारा दुख दर्द भूल गए। उनकी बेटी भी अपनी माँ पर जान छिकती थी, बहुत प्यार करती थी अपनी माँ से। जब उसे पता लगा कि उसकी माँ मामा के घर गई है तो वह भी अपने बच्चों को लेकर के माँ से मिलने आ गई। 3 दिन बेटी और बच्चे रुके। कौशल्या जी को बहुत अच्छा लगा, लेकिन उनके जाते ही उनके चेहरे पर फिर से मायूसी आ गई। फिर से चिंताओं ने पहरा डाल दिया। फिर सोचने लगी कि मेरे बेटे और बहू में से कोई मुझे अब तक लेने क्यों नहीं आया? क्यों किसी को याद भी नहीं आया कि मैं घर पर नहीं है? क्या किसी को अब मेरी जरूरत नहीं है? ये सब प्रश्न उनके मन में बार बार चलते जा रहे थे। इंतजार करते करते मायके में 10 दिन बीत गए, पर उन्हें कोई लेने नहीं आया। कौशल्या जी के घर में तो ये हाल था कि बहुएं तो ये सोच रही थी, अच्छा हुआ बुढ़िया गई, बला टली कुछ न कुछ काम बताती रहती थी, अच्छा है अपने मायके चली गई। और रही बात जमीन जायदाद की, तो बुढ़िया लेकर कहाँ जाएगी? देगी तो अपने बच्चों को ही, करेगी तो अपने बच्चों के ही नाम। कौशल्या जी को अपने भाई के घर में रहते रहते 15 से 20 दिन बीत चुके थे। अब उसके भाई साहब को भी चिंता होने लगी। कौशल्या जी के भाई बहुत ही समझदार, दयालु और बहुत ही सामाजिक व्यक्ति थे, और उनकी पत्नी भी बहुत ही संस्कारी थी। दोनों को यह चिंता खाने लगी कि दीदी इस तरह से कैसे आई हैं और अब तक उनको कोई लेने क्यों नहीं आया है? उनके घर में सब ठीक तो है? भाई ने कौशल्या जी के घर पर फोन किया। उधर से उनकी बहू ने फोन उठाया तो वह बोली कि बुढ़िया खुद ही घर छोड़कर गई है, उसको किसी ने नहीं कहा था, तो जैसे गई थी वैसे ही वापस आ जाए। हम तो उसको लेने नहीं आएंगे, हमने नहीं कहा था उसको घर से जाने के लिए। अब इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहे। हम जिस तरह से खाना पीना देते हैं उस तरह से उनको खाना होगा। अब इस घर में उनकी चलती नहीं चलेगी। बहू किस तरह की बातें सुनकर के भाई भी सन्न रह गया। उनके मुंह से ये तिथि शब्द नहीं निकला। फिर उन्होंने कौशल्या जी को समझाया कि अगर घर से कोई लेने नहीं आया तो कोई बात नहीं, वह तुम्हारा घर है, तुम खुद चली जाओ, वह सब तुम्हारे ही तो बच्चे हैं, तुम्हारी अपनी औलाद है, तुम जाओ अपना घर संभालो। कौशल्या जी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, भाई साहब मैंने तुम्हें अपनी सारी बात बताई ही नहीं, लेकिन अब मुझसे सहा नहीं जाता है। अब मैं अपना दुख तुम्हारे सामने रख ही देती हूँ। कौशल्या जी उस दिन के बहू के सारे दुर्व्यवहार को बता देती है, तो भाई भी उनकी बात को सुनकर के हक्के बक्के रह जाते हैं, लेकिन फिर भी वह अपनी बहन को सांत्वना देते हैं और चुप कराते हैं। कौशल्या जी कहती है, मैंने तो सोचा था कि मेरे बहू बेटे में से मुझे कोई लेने आएगा। बहू ही तो बहू, मेरे बेटे भी मुझे लेने नहीं आए, लेकिन यह नहीं सोचा था कि वह लोग इतने जल्दी मुझे भूल जाएंगे। किसी ने आकर के मेरी सुध भी नहीं ली, किसी ने झूठा भी नहीं पूछा, किसी को मेरी जरूरत नहीं है। और यह कहते कहते उनकी आंखों से बराबर आंसू निकले जा रहे थे। कौशल्या जी कहती हैं, जो पीड़ा मैंने अपने बच्चों के जन्म के समय भी नहीं सही थी, वह पीड़ा मुझे आज अपने बच्चों के व्यवहार से हो रही है। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, तुम ही बताओ, तुम ही कोई रास्ता दिखाओ। सुबह उठकर के कौशल्या जी एक निर्णय लेती हैं। वकील को फोन करती है और एक वसीयत तैयार करवाती है, और वसीयत तैयार करवा करके पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने घर वापस लौटती हैं। जैसे ही घर आती है तो उनके बहू और बेटे देख करके कुछ नहीं कहते हैं। वह सबको अपने पास बुलाती हैं और कहती है, मुझे तुम सबको कुछ बताना है। अब तुम लोग ऐसा करो, मेरे इस घर को महीने भर में खाली कर देना, क्योंकि मैं इस घर को बेच रही हूँ और इसके पैसों से मैं शहर में एक छोटा सा घर खरीदूंगी और उधर एक काम वाली बाई रखूंगी, उसी से ही काम करवा लूंगी। अब मुझे बहुओं की गर्म रोटी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और रही बात जमीन की और अमरूद के बागान की, तो वह मेरे हैं, और जब तक मैं जिंदा हूँ उसकी एक फूटी कौड़ी भी तुम लोगों को नहीं मिलेगी। तुम लोगों को जो करना है करो, मेहनत करनी है, मजदूरी करनी है, करो, अपना पैसा खुद कमाओ और खुद खर्च करो। और मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरे पति की जो जमीन जायदाद है, वह मेरे मरने के बाद ही तुम्हें मिलेगी, उससे पहले तुम लोगों को मैं कुछ भी नहीं दूंगी। उसकी बातें सुनकर के दोनों बेटे बहू हक्के बक्के से खड़े रह जाते हैं। उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। वह सब एक दूसरे का मुंह ताकते रहते हैं और फिर माँ जी को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कौशल्या जी ने कठोर निर्णय ले लिया था कि अब वह बहुओं के साथ नहीं रहेंगी। उन्हें बहू के हाथ की गर्म रोटी नहीं खानी है।
इतनी अपमानजनक गरम रोटी खाने से तो अच्छा है कि मैं अपने हाथ से बना लूं, या अपने लिए एक काम वाली बाई रख लूं, जो मेरे हेल्प ही करेगी और मेरे से अच्छा बर्ताव भी करेगी। अपमान तो नहीं सहना पड़ेगा कम से कम। और कौशल्या जी अपनी बेटी के शहर में एक छोटा सा घर ले लेती हैं और वह कहती है कि मेरे घर में मेरे नाती पोतों को आने का पूरा हक है, पर मेरे घर में बेटे और बहू ना आए। तो दोस्तों, बच्चे अपने माँ बाप से उम्मीद करते हैं कि वह अपनी सारी जमीन जायदाद उनके नाम कर दे, जीते जी ही कर दे, लेकिन जीते जी अपने माँ बाप को मान सम्मान नहीं दे पाते हैं। उनको 2 वक्त की रोटी खिलाना भी बहुत मुश्किल होता है। आप बताएं, आपको कौशल्या जी का निर्णय कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए 1 लाख के बराबर है।